ट्वेल्थ अकाउंटेंसी 12वीं लेखा शास्त्र और ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर जो है अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण। इस चैप्टर पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं। तो अंश पूंजी और लेखांकन, निर्गमन एवं हरण पर अभी तक मैंने 9 वीडियो बनाया इस चैप्टर पे। आज ये उसका 10वां वीडियो है और हम इस चैप्टर में अग्रिम याचना एवं उन पर ब्याज इस टॉपिक तक पहुंचे हैं। आप पिछले 9 वीडियो में देखेंगे तो हम पिछला वीडियो जो है वो अग्रिम याचना एवं उन पर ब्याज इस टॉपिक पर, ये 22वां नंबर का जो सवाल है उस सवाल को मैंने उस वीडियो में बनाकर बताया है। आज ये जो 10वां वीडियो है उसमें मैं इसी टॉपिक पर अग्रिम याचना एवं उन पर ब्याज, इसी टॉपिक पर ये 23वां नंबर का सवाल है। इस सवाल को आपको हल करके बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो बहुत ही आप लोगों को बनाने में मज़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। तो हम इस सवाल को देखते हैं, इस टॉपिक के इस सवाल को देखते हैं, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। तो आप सवाल देखिए, 1 मार्च 2000 डेट बता रहा है। 1 मार्च 2000 को एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंशों का एक निर्गमित किया। यानी सेंटेंस कह रहा है कि 1 मार्च 2000 को एक्स लिमिटेड ने 1 मार्च 2000 को एक्स लिमिटेड ने क्या किया? 10 रुपए वाले 10,000 समता अंशों का एक निर्गमित किया, जिसकी राशि इस प्रकार दी थी। अंश 10 रुपए वाले हैं, 10,000 अंश जारी कर रहे हैं, राशि बता रहा है कि इस प्रकार है। आवेदन पर 2 रुपए, आवेदन पर 2 रुपए लिया जाएगा। आवंटन पर 3 रुपए, प्रथम व अंतिम याचना पर 5 रुपए। आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए, प्रथम व अंतिम याचना पर 5 रुपए। और इसी में कोष्टक में बता रहा है कि आवंटन के 3 माह बाद सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। यानी प्रथम व अंतिम याचना 5 रुपए का है और ये प्रथम व अंतिम याचना कब बन रहा है? आवंटन के 3 माह पश्चात, यानी 3 महीने के बाद। जब भी आवंटन होगा उसके 3 महीने बाद हमारा प्रथम व अंतिम याचना बन रहा है। और आगे सेंटेंस कहता है कि सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। यानी जितने अंश हम जारी कर रहे हैं उन सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अब आगे सवाल कहता है कि एक अंशधारी जिसके पास 20 अंश थे, एक अंशधारी जिसके पास 20 अंश थे ने आवंटन राशि के साथ, एक अंशधारी जिसके पास 20 अंश थे ने क्या किया? आवंटन राशि के साथ प्रथम तथा अंतिम याचना का भुगतान कर दिया। एक अंशधारी ने जिसके पास 20 अंश है उसने क्या किया? आवंटन के साथ ही प्रथम और अंतिम याचना का भी पैसा दे दिया, यानी एडवांस में पैसा दे दिया। कॉल्स इन एडवांस। फिर आगे बोलता है तथा एक और अंशधारी, अभी एक अंशधारी के बाद बता रहा था, एक अंशधारी जिसके पास 20 अंश थे उसने क्या किया? आवंटन के साथ प्रथम और अंतिम याचना का पैसा दे दिया। आगे बोलता है एक और अंशधारी जिसके पास 30 अंश थे, एक और अंशधारी जिसके पास 30 अंश थे ने आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया। एक और अंशधारी जिसके पास 30 अंश था उसने क्या किया? आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया। जब आवंटन का इससे पैसा मांगा गया तो उस समय यह भुगतान नहीं किया, किंतु उसने इसका भुगतान प्रथम व अंतिम याचना के साथ कर दिया। संचालकों ने निश्चय किया कि सारणी F के अनुसार
अदत्त याचना पर ब्याज लगाया जाए तथा अग्रिम याचना पर ब्याज दिया जाए। यानी कि इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्या ये निश्चय किया कि जो अदत्त याचना है यानी कि जो समय पे पैसा नहीं मिल रहा है उस पर ब्याज लगाया जाए, और जो पैसा पहले ही एडवांस में जो मिल चुका है ये 20 अंश पर, इस पर ब्याज दिया जाए। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए। हमको कंपनी की पुस्तक में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां देना है। तो ये मैंने आपको सवाल पढ़ के बताया। आप जब भी सवाल पढ़ें तो उस सवाल को याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब भी सवाल को याद रखेंगे तभी उस सवाल को आप आसानी से बना पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, बार बार आपको सवाल देखना पड़ेगा। तो हम एक बार सवाल को उसको रिपीट करते हैं, उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल को। तो सवाल कह रहा है, आप देखिए सवाल कह रहा है कि कंपनी कितने अंश जारी कर रही है। कंपनी कितने अंश जारी कर रही है? सवाल कह रहा है कि 10,000 अंश जारी कर रही है। कंपनी कितने अंश जारी कर रही है? 10,000 अंश जारी कर रही है। एक अंश का दाम कितना है? 10 रुपए है। कंपनी कितने अंश जारी कर रही है? 10,000 अंश जारी कर रही है। कितने रुपए वाले हैं? 10 रुपए वाले हैं। अब पैसा किस तरह ले रही है? आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए, आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए, और प्रथम व अंतिम याचना प्रथम और अंतिम याचना 5 रुपए का है। और ये बता रहा है, इसका समय बता रहा है कि प्रथम और अंतिम याचना कब बनेगा? आवंटन के 3 माह बाद। यानी जब भी आवंटन होगा उसके 3 महीने बाद हमारा प्रथम और अंतिम याचना हो रहा है। तो आप सवाल याद रखिए, 10,000 अंश जारी कर रही है। एक अंश का दाम 10 रुपए है। आवेदन पर 2 रुपए लिया जाएगा, आवंटन पर 3 रुपए लिया जाएगा, प्रथम और अंतिम याचना पर 5 रुपए लिया जाएगा। प्रथम और अंतिम याचना आवंटन के 3 माह बाद बनेगा। और ये कंपनी यहाँ पर इसका डेट भी, आवेदन का डेट भी बताई हुई है, 1 मार्च 2000। बस इसी का डेट बताया गया है, केवल आवेदन का ही, यानी कि जब निर्गमन कर रही है उसी का दिनांक बता रही, बाकी इन लोगों का दिनांक नहीं बता रही है। इसके लिए हमको बता रही है कि आवंटन के 3 माह बाद प्रथम और अंतिम याचना होगा। अब सवाल आगे बोलती है कि एक व्यक्ति जिसके पास 20 अंश है, एक व्यक्ति जिसके पास 20 अंश है, ये क्या कर रहा है कि जब आवंटन का पैसा देगा, यानी 20 अंश पे 3 रुपए हिसाब से, 20 अंश पे 3 रुपए के हिसाब से 60 रुपए देगा आवंटन का। उसी समय क्या करेगा, ये आवंटन के साथ साथ प्रथम और अंतिम याचना का भी पैसा दे देगा। यानी कि 20 अंश पे 5 रुपए के हिसाब से प्रथम और अंतिम याचना 5 रुपए का है, 100 रुपए ये एडवांस में दे देगा। ये एक व्यक्ति की बात हो गई। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति जो 20 अंश रखा हुआ है वो जब आवंटन का पैसा देता है उसके साथ साथ प्रथम और अंतिम याचना का भी पैसा देता है। तो प्रथम और अंतिम याचना का इसका 100 रुपये होता है, ये एडवांस में दे रहा है आवंटन के समय ही। अब सवाल आगे और कहता है कि एक व्यक्ति जो 30 अंश रखा हुआ है, एक व्यक्ति जो 30 अंश रखा हुआ है, ये आवंटन के समय पैसा नहीं दे रहा अपना। आवंटन के समय, यानी आवंटन के समय जब इससे पैसा मांगा गया समय पर, तो ये पैसा नहीं दिया, ये कर रहा है बाद में पैसा दे रहा है। कब दे रहा है? आवंटन का समय बताया हुआ कि आवंटन के 3 माह बाद क्या बन रहा है? प्रथम व अंतिम याचना बन रहा है। तो ये आवंटन के समय, ये जो 30 अंश रखा हुआ, ये आवंटन का पैसा न देकर आवंटन का पैसा प्रथम व अंतिम याचना में दे रहा है। प्रथम व अंतिम याचना में दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैटर जो है, जो पहले पैसा दे रहा है, ये मैटर जो हो गया कॉल्स इन एडवांस का हो गया, पहले ही पैसा दे रहा है। यानी कि अग्रिम याचना का यहाँ पास आता है, आवंटन के समय यहाँ पास अग्रिम याचना आ रहा है। और ये जो पॉइंट है यहाँ, ये क्या आ रहा है? कॉल्स इन एरियर, मतलब कि अवशिष्ट याचना। आप दोनों ही बिंदु को बहुत ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति जिसके पास 20 अंश है वो क्या कर रहा है? आवंटन के समय जब इससे पैसा मांगा गया तो ये अपने आवंटन के साथ साथ अपने प्रथम याचना का भी 5 रुपए के हिसाब से पैसा दे रहा है आवंटन में ही।
ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, 30 अंश जो रखा हुआ है वो आवंटन का, जब इससे पैसा मांगे तो आवंटन का पैसा नहीं दे रहा है। वो आवंटन का पैसा कब दे रहा है? बाद में दे रहा है। तो जब आवंटन का पैसा नहीं देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अवशिष्ट याचना। जब पैसा नहीं देगा तो अवशिष्ट याचना, और बाद में प्रथम और अंतिम याचना में इसका पैसा दे रहा है। तो आप देखेंगे आवंटन में ही दोनों चीजें हो रही हैं। यहाँ पर आवंटन में कॉल्स इन एडवांस भी हो रहा है और आवंटन में अवशिष्ट याचना भी हो रहा है। तो आवंटन के समय हमको इसका प्रविष्टि करना पड़ेगा। और सवाल में आगे बोलता है कि इन दोनों पर जब आपका अग्रिम हो रहा है तो अग्रिम, क्योंकि एडवांस में पैसा मिला तो इस पर ब्याज दिया जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है कि पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, अवशिष्ट याचना हो रहा है, तो इस पर ब्याज लिया जाएगा। सवाल ये बोलता है कि इन दोनों पे क्या कीजिए? आप ब्याज लगाइए और दीजिए। ब्याज दीजिए और ब्याज लगाइए, वो भी किसके अनुसार? टेबल एफ के अनुसार। टेबल एफ के अनुसार मैंने आपको पढ़ाया था जब अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना का, जब मैंने, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो इसके वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें मैंने दोनों ही को समझाया है। अवशिष्ट याचना के वीडियो में मैंने अवशिष्ट याचना का पूरा डिटेल समझाया और अग्रिम याचना में पूरे मैंने अग्रिम याचना का भी पूरे मैंने डिटेल समझाया हुआ है कि उसमें किस तरह से इसका ब्याज लगाया जाता है। तो यहाँ पर टेबल एफ की बात कर रहा है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लागू होती है। अगर कोई कंपनी अधिनियम 2013 को लागू करती है तो वहाँ पर टेबल एफ को, इसको क्या करना पड़ेगा? टेबल एफ के अनुसार ब्याज देना पड़ेगा। तो टेबल एफ में बोलता है कि अग्रिम याचना पर ब्याज कितना दिया जाएगा? अग्रिम याचना पर ब्याज जो है वो 12% से दिया, यानी 12% से अधिकतम 12% तक दिया जाएगा। और अवशिष्ट याचना पर ब्याज कितना लिया जाएगा? अवशिष्ट याचना पर 10% ब्याज लिया जाएगा। इससे कम या 10%, उसी तरह इसमें इससे कम या 12%। जितना भी ये लोग सहमत हो, अभी हमको इसके अनुसार बोल रहा है तो इसके अनुसार हम 12% ब्याज देंगे अग्रिम याचना पर, यानी कॉल्स इन एडवांस पर, और अवशिष्ट याचना पर 10% से ब्याज लेंगे। तो ये हमारा सवाल, आप सवाल को याद रखिए, सवाल को एक क्रम से याद रखिए, उसके अनुसार फिर आप सवाल हल कीजिए। तब जब आप सवाल को एक क्रम से याद रखेंगे तब आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो ये मैंने उसका सवाल लिख के रखा हुआ है, ये आप उसके सवाल को देखेंगे जो अभी मैंने पढ़ा वही सवाल को मैंने लिख के रखा हुआ, और उसके बाद मैंने उसको नीचे यहाँ पर हल किया है। तो अब हम इसके हल को देखते हैं। तो पहला पॉइंट आप याद कीजिएगा, वो 10,000 अंश जारी कर रहा है। कितने अंश जारी कर रहा है? कंपनी 10,000 अंश जारी कर रही है। कितने रुपए वाले अंश हैं? 10 रुपए वाले अंश हैं। 10,000 अंश जारी कर रही है। कितने रुपए वाले अंश हैं? 10 रुपए वाले अंश हैं। आवेदन के समय कितना? 2 रुपए लिया जाएगा। तो अभी हम आवेदन में पहुंचे हैं। आवेदन में 2 रुपए लिया जाएगा। तो आवेदन का 2 प्रविष्टि, पहले उसको प्राप्त करने की प्रविष्टि, यानी पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि, पहले प्राप्त करने की प्रविष्टि, फिर उसके बाद उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। तो प्राप्त करने की प्रविष्टि हम देखेंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक खाता डेबिट। जैसे ही पैसा आएगा बैंक खाता डेबिट, जैसे ही पैसा आएगा बैंक खाता डेबिट। यहाँ पर दिनांक लिखेंगे 1 मार्च। 1 मार्च को कंपनी निगमन जारी कर रही, इसी मार्च पर इसको पैसा, 1 मार्च को ही पैसा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 1 मार्च को प्रविष्टि करेगी बैंक खाता डेबिट। संपत्ति आया बैंक डेबिट, बैंक संपत्ति है इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक खाता डेबिट। और आवेदन से आया समता अंश आवेदन खाता से, समता अंश आवेदन खाता से 20,000 10,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से, आवेदन का 2 रुपए है, 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए होता है। बैंक खाता डेबिट आवेदन खाता से, बैंक खाता डेबिट आवेदन खाता से 10,000 अंशों पर 2 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त। ये इसका निरीक्षण हो गया। 10,000 अंश 2 रुपए के हिसाब से आवेदन और उसका राशि प्राप्त। फिर उसके बाद अब इसको हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर, पहले प्राप्त की प्रविष्टि फिर पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। तो अब पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पास आवेदन खाते को मैंने क्रिएट करके चालू किया। अब इसको मैं डेबिट करके बंद कर दूंगा और पूंजी खाते में हस्तांतरित हम करेंगे। समता अंश आवेदन खाता डेबिट, बंद करेंगे। समता अंश आवेदन खाता डेबिट
समता अंश पूंजी खाता से, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं। समता अंश पूंजी खाता, समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से 10,000 अंश पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000 20,000। इसका लिखेंगे प्रविष्टि 10,000 अंशों पर 2 रुपए प्रति अंश, आवेदन राशि पूंजी खाता में अंतरित। 10,000 अंश 2 रुपए के हिसाब से जो आवेदन राशि हम प्राप्त कर चुके हैं उसको पूंजी खाते में हम हस्तांतरित कर रहे हैं। तो ये हमारा आवेदन का हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं, आवेदन के बाद हम पहुंचेंगे आवंटन में। आवंटन में पहले प्राप्त करने की प्रविष्टि नहीं होगी, पहले प्राप्य यानी पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि होगी, फिर उसके बाद उसको पैसा प्राप्त करने का प्रविष्टि किया जाएगा। तो इसका प्रविष्टि हम देखेंगे, आवंटन खाता डेबिट करेंगे और पूंजी खाते को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं अभी। आवंटन खाता डेबिट, पूंजी खाता से इसका प्रविष्टि करेंगे, समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आवंटन जो है वो 3 रुपए के हिसाब से 10,000 अंश पर 3 रुपए के हिसाब से हमारा 10,000 अंश पर 3 रुपए का आवंटन है। 3 रुपए के हिसाब से हमारा 30,000 रुपये होता है, 30,000 रुपये लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा आवंटन हो गया, आवंटन खाता डेबिट पूंजी खाता से 10,000 अंश पर 3 रुपए प्रति अंश, आवंटन राशि प्राप्य यानी पूंजी खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं प्राप्य होने पर। फिर अब ये आवंटन की राशि हम प्राप्त करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पास हमारा मेन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पास 2 चीज़ें आ रही हैं, अवशिष्ट याचना भी आ रहा है और अग्रिम याचना भी आ रहा है। मैंने बताया अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना दोनों को ही हम कब कहाँ पास लिखेंगे, जब पैसा प्राप्त करेंगे तभी हम लिखेंगे। जहाँ पास बोलेगा जैसे दोनों ही बातों को, अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना, इन दोनों को ही आवंटन में कह रहा है। आप देखेंगे सवाल पढ़ेंगे तो लिखा है 20 अंशों पर आवंटन के साथ प्रथम याचना की भी राशि दे दी गई, यानी कि ये 20 अंशों पर आवंटन के साथ ही क्या कर रहा है, प्रथम याचना की भी राशि 100 रुपये वो दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आवंटन में मैंने उसकी, यानी कि आवंटन में पैसा प्राप्त कर रहे हैं, तो आवंटन की प्राप्त वाली प्रविष्टि में मैंने अग्रिम याचना को लिख के रखा हुआ है। उसी तरह और बोल रहा है कि 30 अंशों पर, यानी एक व्यक्ति 30 अंश रखा हुआ है, वो आवंटन का पैसा नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर वो आवंटन, हम क्योंकि आवंटन का पैसा प्राप्त कर रहे हैं और आवंटन का ये पैसा नहीं दे रहा है, 90 रुपये नहीं दे रहा है, तो आवंटन का नहीं दे रहा है, तो आवंटन में हमको कुछ पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है 90 रुपये। तो हम बताएंगे, क्योंकि पूरा पैसा नहीं प्राप्त होगा तो बैंक से हम कम करके उसको दिखाएंगे कि 90 रुपये हमको नहीं प्राप्त होगा। तो आप देखिएगा अवशिष्ट याचना आवंटन में ही नहीं हो रहा है, यानी कि पैसा नहीं प्राप्त हो रहा आवंटन का, और अग्रिम याचना यानी कि आवंटन में प्राप्त हो रहा है ये पैसा, तो दोनों चीज आवंटन में हो रहा है, इसलिए आवंटन के प्राप्त वाली प्रविष्टि में मैंने इसको लिखा है। तो दोनों ही चीजों को हमको हमेशा प्राप्त वाली प्रविष्टि में करना पड़ता है, जहां भी बोलेगा वहां प्राप्त वाली प्रविष्टि में करना पड़ेगा। तो हम इसको देखते हैं। बैंक खाता डेबिट, पैसा आया, बैंक खाता डेबिट। अब क्या होगा, जो व्यक्ति पैसा नहीं देगा, वो जो पैसा नहीं देगा तो कम पैसा आएगा, इसलिए जितना पैसा कम आएगा उसको मैंने अवशिष्ट याचना में डालकर डेबिट किया है। बैंक खाता डेबिट, अवशिष्ट याचना खाता डेबिट, और यहाँ पास आवेदन खाते को हमने डेबिट किया था, आवंटन खाते को हमने डेबिट किया था, आवंटन खाते को अब हम क्रेडिट करके बंद करेंगे। समता अंश आवंटन खाता से और अग्रिम याचना को क्रेडिट किया जाता है। जब भी आप इसका पैसा प्राप्त करेंगे तो उसको क्रेडिट करके पहले चालू करेंगे। अग्रिम अंश अग्रिम याचना खाता से। अब आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह लिखा हुआ है, इसके कैलकुलेशन को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो इसके कैलकुलेशन को हम थोड़ा समझते हैं। आप देखिएगा ये आवंटन का कैलकुलेशन मैंने कि आवंटन पे कितना राशि प्राप्त होगा, तो आवंटन का पैसा कितना होता है, 10,000 अंश जारी कर रहा है, 3 रुपये के हिसाब से आवंटन का पैसा होता है 30,000 रुपये। आवंटन का दाम 3 रुपये है, 10,000 अंश जारी कर रहा है, 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये होता है। तो क्या ये पूरा 30,000 प्राप्त हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो 30 अंश एक व्यक्ति रखा है वो आवंटन का पैसा नहीं दे रहा है 3 रुपये के हिसाब से,
तो 90 रुपये नहीं प्राप्त हो रहा, तो इसको हम माइनस करके दिखाएंगे। आवंटन राशि अप्राप्त, यानी कि ये पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है। 3 रुपये के हिसाब से 90 रुपये नहीं प्राप्त हो रहा है। तो कितना प्राप्त हो रहा है आवंटन से? 29,910 रुपये। 30,000 ना प्राप्त होकर 90 रुपये नहीं प्राप्त हो रहा है, तो 29,910 रुपये प्राप्त हो रहा है। और प्लस मैंने एक चीज प्लस भी यहाँ किया है। क्या प्लस किया है कि प्रथम याचना का राशि जो 20 अंश व्यक्ति जो रखा हुआ था, वो प्रथम याचना का राशि भी आवंटन में दे दे रहा है, तो आवंटन के साथ ही वो देगा, तो आवंटन की राशि 100 रुपये से बढ़ जाएगी। ये है प्रथम याचना की राशि, मगर आवंटन में ही प्राप्त हो रही है, इसलिए 100 रुपये से बढ़ जाएगा, तो आवंटन पूरा हो जाता है 30,010 रुपये। ये आवंटन के समय पैसा प्राप्त हो रहा है। ये कैलकुलेशन मैंने करके रखा हुआ है, आप इस कैलकुलेशन को समझिए, ठीक ना। तो हम इस देखते हैं इसके प्रविष्टि को। तो बैंक खाता डेबिट, बैंक में जो कैलकुलेशन मैंने करके बताया 30,010 रुपये प्राप्त होगा। 90 रुपये नहीं प्राप्त होगा जो आवंटन का है, उसको हम अवशिष्ट याचना में लिखेंगे डेबिट करके, क्योंकि अवशिष्ट याचना डेबिट करके ही चालू होती है। आवंटन खाते को हमने यहाँ पर डेबिट 30,000 से करके रखा हुआ है, तो 30,000 से उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से डेबिट है, क्रेडिट करके उसको क्लोज कर रहे हैं अभी। और अग्रिम याचना का भी मैंने यहाँ पर प्रविष्टि किया है, क्योंकि यहाँ पर पैसा प्राप्त हो रहा है अग्रिम का, तो जब भी आपको अग्रिम का पैसा प्राप्त होगा तो अग्रिम को वहां पर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। आवंटन में प्राप्त हो रहा है तो अग्रिम याचना को हम क्रेडिट करके लिखेंगे। 100 रुपये प्राप्त हो रहा है 20 अंशों पे, तो यहाँ पर 100 रुपये मैंने करके रख दिया। अब आप दोनों तरफ का जोड़ेंगे तो आपको 30,100 और 30,100 आपका जोड़ आएगा। अब इसका नरेशन देखते हैं। 9,980 20 अंश मैंने घटा दिया, जो आवंटन का पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो 9,980 आप देखेंगे 10,000 अंश जारी कर रहे हैं, तो उसमें से आवंटन के समय वो 20 अंश का पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। 30 अंशों का पैसा नहीं दे रहा है, तो 9,970 अंशों का पैसा प्राप्त हो रहा है 3 रुपए के हिसाब से, ठीक ना। जब आप इसको गुणा करोगे तो आपका आएगा 29,910 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पास 9,970 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त, आवंटन राशि प्राप्त, आवंटन राशि प्राप्त 9,970 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्त। 30 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि अप्राप्त। 30 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि अप्राप्त एवं 20 अंशों पर 5 रुपए प्रति अंश प्रथम और अंतिम याचना राशि अग्रिम प्राप्त। इन तीनों चीजों के बारे में मैंने लिखा है। नरेशन में आपको इस तरह लिख करके बताना होगा। फिर आगे अब हम आवंटन और आवंटन की देय वाली प्रविष्टि और आवंटन की प्राप्त वाली प्रविष्टि हमने करके देखा। अब हम आते हैं प्रथम याचना पर। तो आप देखिए प्रथम याचना का भी पहले हम क्या करेंगे, प्रथम याचना का पहले देय वाली प्रविष्टि करेंगे और उसके बाद फिर उसको प्राप्त करने की प्रविष्टि यानी पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि करेंगे। तो पहले इसको देय की प्रविष्टि करते हैं। प्रथम और अंतिम याचना को डेबिट करेंगे और पूंजी खाते को क्रिएट कर देंगे। तो समता अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से 10,000 अंशों पर 10,000 अंश जारी कर रहे हैं 5 रुपए के हिसाब से होता है 50,000 50,000। अभी इसको देख कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि समय आ गया पैसा प्राप्त होगा। किसका समय आ गया? प्रथम याचना का समय आ गया। तो प्रथम और अंतिम याचना को डेबिट करेंगे और पूंजी को क्रेडिट करेंगे, यानी पूंजी में हम हस्तांतरित कर रहे हैं। बताएंगे कि 10,000 अंशों पर 5 रुपए प्रति अंश प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्त होने पर। फिर उसके बाद अब हम आएंगे इसके प्राप्त वाली प्रविष्टि में। तो आप देखेंगे इसकी प्राप्त वाली प्रविष्टि को, तो इसमें क्या होगा कि आप ध्यान देंगे इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। इसमें यह हो रहा है कि जो वो 20 अंश का जो पैसा वो पहले दे चुका है एक व्यक्ति, वो अब पैसा नहीं देगा 100 रुपए, तो आपको 100 रुपए कम प्राप्त होगा। दूसरा चीज, एक व्यक्ति जो 30 अंश का जिसको आवेदन आवंटन में पैसा देना था 3 रुपए के हिसाब से 90 रुपए, वो क्या कर रहा है, वो आपको आवंटन में नहीं दिया था, वो अब दे रहा है, यानी कि प्रथम याचना में दे रहा है। तो
क्या हुआ, प्रथम याचना में 100 रुपये कम मिलेगा और ये आवंटन का 90 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो हम इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। आप देखिएगा, प्रथम याचना का वास्तविक यानी कितना पैसा होता है, 10,000 अंशों पर 5 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये वास्तविक इतना मिलना चाहिए। मगर इसमें से एक व्यक्ति जो 20 अंशों पर 5 रुपये पहले से दे दिया तो वो दोबारा थोड़ी देगा, तो नहीं देगा। तो प्रथम याचना कितना पैसा हो रहा है, 49,900 रुपये। 50,000 में से 100 रुपये जो नहीं देगा वो घटा दिए, तो 49,900 रुपये प्लस 90 रुपये एक्स्ट्रा जो आवंटन का पैसा था वो प्रथम याचना में दे रहा है, तो वो इसी में प्राप्त होगा। अवशिष्ट याचना का हम इसमें जोड़ देंगे, 30 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से 90 रुपये। तो जब 49,900 में जोड़ेंगे तो 49,990 रुपये हमको प्रथम याचना के समय पूरी राशि प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पास इसको प्राप्त करने की प्रविष्टि करेंगे। तो बैंक खाता डेबिट, पैसा प्राप्त करेंगे प्रथम याचना का, बैंक खाता डेबिट पूरा 49,990 रुपये। वहाँ पास कैलकुलेशन आपने देखा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पास अग्रिम याचना को हमने क्या किया था, पहले ही क्रेडिट कर दिया। जब पैसा प्राप्त हो गया तो उस समय क्रेडिट कर दिया था। आज हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पास ये खाता क्या होगा, खुला ही रह जाएगा। जबकि इसका ड्यू डेट यानी कि इसका ड्यू डेट आ चुका है और पैसा भी प्राप्ति करने का समय आ गया, यानी पैसा प्राप्त कर ले रहे हैं, तो हम इसको समाप्त करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको डेबिट यहाँ क्रेडिट करके इसको चालू किया था, यहाँ पास आकर इसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे प्राप्त वाली प्रविष्टि में। तो लिखेंगे अग्रिम याचना खाता से, वहां पास ये क्रेडिट था, यहाँ पास आकर डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा। अग्रिम याचना खाता से 100 रुपये से हमने वहां पास क्रेडिट किया था, 100 रुपये से यहाँ इसको डेबिट कर देंगे तो वहां से क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रथम याचना का प्राप्ति का प्रविष्टि है। तो जब पैसा प्राप्त कर लिया तो उस खाते को अब हमको खोल कर रखने का कोई अर्थ नहीं है, तो हमने इसको क्लोज किया। और समता अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता, यहाँ पास हमने इसको डेबिट करके रखा था, अब इसको हम यहाँ पास क्लोज कर देंगे क्योंकि पैसा प्राप्त कर ले रहे हैं। और अवशिष्ट याचना खाता से, इस प्रविष्टि को मैंने इसलिए किया है क्योंकि अवशिष्ट याचना जो हम यहाँ पास बता रहे थे आवंटन के समय कि ये हमको 90 रुपये नहीं प्राप्त हुआ, वो पैसा अब हम यहाँ प्राप्त कर ले रहे हैं। एक जो व्यक्ति हमको दे रहा है, तो जब नहीं प्राप्त किए तो तुमने क्या किया था, उसको 90 रुपये को यहाँ पर डाल दिया था कि 90 रुपये हमको प्राप्त नहीं, यानी हानि हो गई हमको। 90 रुपये नहीं प्राप्त हुआ, तुमने क्या किया, डेबिट करके उसको बता दिया कि 90 रुपये हमको नहीं प्राप्त किया। आज हम जब प्राप्त कर ले रहे हैं तो इसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पास क्रेडिट किया है। तो आप इस प्रविष्टि को समझिए, पैसा प्राप्त किए 49,990, 49,990 रुपये प्राप्त किए। 100 रुपये क्या है, एडजस्टमेंट का है, जो प्रथम याचना का पहले से प्रविष्टि हमने करके रखा होता है उसको यहाँ पास एडजस्ट, अग्रिम काम को एडजस्टमेंट का प्रविष्टि करना पड़ेगा। जब बैंक वाली प्रविष्टि जब हम करते हैं, जब प्राप्त की प्रविष्टि करते हैं, तो जो पहले से हमने प्रथम और अंतिम याचना खाता जो डेबिट करके खोल के रखा होता है उसको यहाँ पास क्लोज करना पड़ेगा, वो हमने प्रविष्टि किया। और अवशिष्ट याचना, क्योंकि हमको आवंटन का जो पैसा उस समय नहीं प्राप्त हुआ तो वो यहाँ पास प्राप्त हो रहा है, तो जब नहीं प्राप्त हुआ था तो हमने इसको यहाँ पास डेबिट करके रखा था, आज इसको जब प्राप्त कर लेंगे तो क्रेडिट करके उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये हमारी उसकी प्रविष्टि थी। इसका हम नरेशन देखते हैं, ठीक है। 20 अंशों पर यहाँ पास कम पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि 20 अंशों पर पहले ही पैसा प्राप्त हो गया, तो वो व्यक्ति तो पैसा नहीं देगा। तो 9,980 अंशों पर 5 रुपये प्रति अंश प्रथम और अंतिम याचना राशि एवं 30 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश अवशिष्ट याचना आवंटन की जो राशि है प्राप्त की गई, एवं 20 अंशों पर 5 रुपये प्रति अंश प्रथम याचना अग्रिम राशि समायोजित की गई। तो ये हमारा था प्रथम याचना तक की राशि, हमने पूरी उसकी प्रविष्टि कर ली। अब हमको आगे, अब इस सवाल में जो ब्याज के बारे में बोल रहा है, हमने पूरा प्रथम याचना तक की राशि की प्रविष्टि कर ली है। अब हमको थोड़ा सा इस पर ब्याज जो है उस ब्याज को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस पर ब्याज को देखते हैं। आप देखेंगे कि अवशिष्ट याचना पर क्या किया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा और अग्रिम याचना पर ब्याज दिया जाएगा। तो जब कंपनी ब्याज प्राप्त करेगी तो उसके बैंक खाते में ब्याज आएगा, इसलिए बैंक खाते को डेबिट करेगी। और जब अग्रिम याचना जो पहले से एडवांस में जो पैसा मिल गया था उसका पैसा जब देगी तो बैंक से पैसा देगी, इसलिए बैंक खाते को क्रेडिट किया, यानी पैसा जाएगा तो क्रेडिट और पैसा आएगा तो डेबिट।
अवशिष्ट याचना, जो हमको पैसा नहीं दिया था उससे ब्याज वसूला जाएगा। तो ब्याज वसूला जाएगा तो बैंक खाते में पैसा आएगा, इसलिए बैंक खाते को डेबिट करेंगे। अग्रिम याचना यानी पहले से ही एडवांस में पैसा दे दिया, उस पर ब्याज दिया जाएगा, बैंक से दिया जाएगा, तो बैंक खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये आप दोनों ही, ये ब्याज प्राप्त करने की प्रविष्टि और ब्याज देने की प्रविष्टि मैंने यहाँ पर किया है टेबल F के अनुसार। तो हम इसको प्रविष्टि देखते हैं। पहले अवशिष्ट याचना पर जो ब्याज प्राप्त कर रहे हैं उसका देखते हैं। बैंक खाता डेबिट, बैंक खाते को हमने डेबिट किया, किससे प्राप्त कर रहे हैं? अवशिष्ट याचना ब्याज खाता से। बैंक खाता डेबिट अवशिष्ट याचना ब्याज खाता से, ब्याज से हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं। 30 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश अवशिष्ट याचना राशि पर ब्याज प्राप्त। अब इसका ब्याज का आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप देखिए कैलकुलेशन इसका कि 30 अंश था जो आवंटन के समय पैसा नहीं दिया, बाद में प्रथम याचना में पैसा दे दिया। 3 रुपए के हिसाब से 90 रुपए होता है, 90 रुपए होता है। इस 90 रुपए पर वो 10% से, क्योंकि टेबल F के अनुसार अवशिष्ट याचना पर 10% ब्याज लगाया जाता है। अब आपको थोड़ा सा समय देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे आपको सवाल में समय बताया हुआ है कि प्रथम याचना जो है वो कब बनेगा? आवंटन के 3 महीने बाद। प्रथम याचना कब बनेगा? आवंटन के 3 महीने बाद। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि आवंटन में पैसा नहीं देके प्रथम याचना में पैसा दे रहा है, यानी 3 महीने बाद पैसा दे रहा है। तो इस 90 रुपए पे जो होता है, उस 90 रुपए पे 10% से 3 महीने का, क्योंकि 3 महीना लेट दे रहा है, 3 महीने का, यहाँ पर 3/12 महीने किया है, यानी कि ये पूरे 12 महीने का है। तो मेरे को 12 महीने का नहीं चाहिए, हमको 3 महीने केवल चाहिए। तो 3/12 यानी 12 में से 3 महीना। तो इस तरह आपको करना पड़ेगा 90 गुणित 10% गुणित 3/12, यानी कि ये समय है। अब हम इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और ये एक शून्य यहाँ से गया, ये एक शून्य यहाँ से गया। अब यहाँ 4 बचा हुआ है। जब इस 9 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 2.225। आप भाग करके देखिएगा, 9 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 फिर 0.0, फिर 4 दूनी 8, 2 0, और यहाँ पास हो गया 4 पंचे 20। तो 2.25 हमारा यहाँ पास आ जाता है। उसी तरह जब हम अग्रिम याचना की बात करेंगे तो ये 20 अंशों पर 5 रुपए के हिसाब से पहले ही पैसा दे रहा है। कितना महीने पहले पैसा दे रहा है? 3 महीने पहले पैसा दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसको देना था प्रथम याचना में, मगर पैसा दे दिया वो आवंटन में, यानी 3 महीने पहले पैसा दे दिया। क्योंकि सवाल में आपको बताया कि प्रथम याचना कब बन रहा है? आवंटन के 3 महीने बाद बन रहा है। तो इसको प्रथम याचना में देना था, आवंटन में दिया, यानी 3 महीने पहले पैसे दे दिया। तो पहले पैसे दे दिया 3 महीने, तो 3 महीने का इस पर ब्याज दिया जाएगा। कितना से? 12% से 10% नहीं, 12%, क्योंकि अग्रिम याचना पर ब्याज जो दिया जाता है वो 12% दिया जाता है। अवशिष्ट याचना में ब्याज दिया जाता है 10% से टेबल F के अनुसार, और अग्रिम याचना पे ब्याज जाता है 12% टेबल F के अनुसार। तो 100 रुपये अग्रिम दिया हुआ है, 100 रुपये अग्रिम दिया, पहले से एडवांस दे दिया, 12% 3 महीने का। जब आप निकालेंगे 12 से 12 कट गया, ये 2 शून्य से यहाँ पर 2 शून्य ऊपर नीचे कट गया, अंश और हर, तो हमारा ये 3 रुपये बच जाता है। यही 3 रुपये क्या है? अग्रिम याचना पर ब्याज है। तो हम इसका दोनों का प्रविष्टि देखते हैं। अवशिष्ट याचना पर ब्याज प्राप्त करेंगे 2.25 रुपये और अग्रिम याचना पर ब्याज देंगे 3 रुपये। तो प्रविष्टि करते हैं। पैसा आएगा बैंक खाता डेबिट, किसके नाम से आएगा? अवशिष्ट याचना ब्याज खाता से। 2.25 रुपये, 2.25। यहाँ पर उसका नरेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद अग्रिम याचना में आएंगे। अग्रिम याचना में वैसे ही पैसा देंगे हम, किसके नाम से देंगे? ब्याज के नाम से देंगे। जब भी आप ब्याज देते हो यानी कि आपके लिए वो खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, वह हमेशा डेबिट होता है। अग्रिम याचना ब्याज खाता डेबिट बैंक खाता से 3 रुपये, 3 रुपये। यहाँ लिखेंगे अग्रिम याचना पर सारणी F के अनुसार 20 अंश पर 5 रुपये प्रति अंश 12% ब्याज का भुगतान किया गया। अब इसके नीचे मैंने एक और प्रविष्टि की है, 2 प्रविष्टियां और की हैं। ये प्रविष्टियां जो हैं वो क्या है कि ये जो पैसा हमने प्राप्त किया, ये क्या है कि आय है, आय के रूप में है ये, क्योंकि ब्याज जब आप प्राप्त करते हैं तो वो आय होता है। ब्याज क्या है? ब्याज खाता एक नाम मात्र का खाता है, ठीक है। यहाँ पर ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, आय है, और यहाँ पर ब्याज दे रहे हैं, वह है। तो आय और वह दोनों को हमको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करना पड़ेगा। तो दोनों को हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा आय है उसको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं। तो आप देखोगे
आय हमेशा लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, नहीं लाभ हानि खाते को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पास अवशिष्ट याचना ब्याज खाते को हमने डेबिट किया, क्रेडिट किया है। अब यहाँ पर डेबिट करेंगे और उसको ब्याज खाते में हस्तांतरित करेंगे। अवशिष्ट याचना ब्याज खाता डेबिट लाभ हानि खाता से ₹2.25, ₹2.25। अवशिष्ट याचना ब्याज राशि लाभ हानि वितरण खाते में हस्तांतरित की गई। फिर उसी तरह अगला जब हम देखते हैं, जो हमने ब्याज दिया है उसको भी हमको लाभ हानि विवरण खाते में हस्तांतरित करना पड़ेगा। तो वो क्या है, जो दिया है वो खर्च है, और खर्च हमेशा लाभ हानि खाते के डेबिट साइड लिखा जाता है। आय हमेशा लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और वह हमेशा लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में। जैसे आप लाभ हानि खाता बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि डेबिट साइड में आपने डेप्रिसिएशन यानी ह्रास, रेंट, कमीशन, किराया, इन चीज़ों को आप जो खर्चे करते हैं उन चीज़ों को लिखते हैं। और उसी तरह जब आप क्रेडिट साइड में देखोगे तो वहाँ पर कोई इनकम होती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो आय होती है उन आय को आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है, ये खर्चा है इसलिए लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में जाएगा। लाभ हानि खाते को डेबिट करेंगे और अग्रिम याचना पर जो ब्याज है उस खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अग्रिम याचना ब्याज को आपने डेबिट किया था, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये उसको पूंजी खाते में लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि हो गई। अग्रिम याचना ब्याज राशि लाभ हानि वितरण खाते में हस्तांतरित, विवरण खाते में हस्तांतरित। तो ये हमारा 23वें नंबर का सवाल था, जिसके हल को मैंने बताया, इसके कैलकुलेशन को भी आपको बताया। अगर आपको समझने में कुछ परेशानी आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भविष्य में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा और उसका लाभ आप लेते रहें, इसलिए ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम इसके 24वें नंबर सवाल को देखेंगे, वो भी एक अच्छा सवाल है। इस सवाल को, इसी टॉपिक पर हम इस 24वें नंबर सवाल को देखेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी जब हम करेंगे तो उससे हमारा ये टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें। धन्यवाद।